गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम सब्जेक्ट में जो व्यावसायिक बजटन अक्सर चलती है उसका पहला चैप्टर अपन सब पढ़ रहे थे वीडियो की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम सब बजटन के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने बजटन की क्या जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझा था, किस प्रकार से बजट निर्माण किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है वह बजटन में शामिल होती है, और बजटन की क्या प्रक्रिया थी वो हमने सबने विस्तार से समझी। अब हम आज के इस वीडियो में समझेंगे कि बजटन के क्या सिद्धांत रहते हैं। तो बजटन के सिद्धांत, तो बजटन के सिद्धांतों से अभिप्राय क्या है? उन आधारभूत सिद्धांतों से है जिनके माध्यम से कोई भी व्यावसायिक संस्था अपने बजट संबंधी कार्य कामकाज उसको करती है, उसको बजट को तैयार करती है और बजट का निर्माण में वो मार्गदर्शक होते हैं। इस प्रकार से अपन बजट अपने को तैयार करना चाहिए ताकि संस्था की नीति और लक्ष्य के अनुसार बजट तैयार हो सके और व्यवसायिक हितों में और प्रबंधकीय प्रक्रिया में इसका बेहतर तालमेल सहयोग स्थापित हो सके। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बजट का सिद्धांत है वो क्या होता है। यह प्रबंध द्वारा प्रवर्तित होता है, स्पॉन्सर्ड बाय मैनेजमेंट। अपन समझते हैं ना, जैसे कोई क्रिकेट में मान लो कोई प्रतियोगिता हो रही है तो स्पॉन्सर कौन है, किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है, मतलब तो बजट की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा स्पॉन्सर है, यह प्रबंध द्वारा प्रवर्तित होती है। जो प्रबंध के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जैसे उसमें बजट समिति कोई भी हो, उन सब के द्वारा इसको निर्माण और क्रियान्वित किया जाना होता है। अगर उनके द्वारा किया जाएगा तो क्या होगा, संस्था के लक्ष्यों नीतियों के अनुसार बजट निर्माण हो सकेगा। अगर अपन बाह्य संस्थाओं से करवाएंगे तो क्या होगा, तो बेहतर तालमेल नहीं हो पाएगा, अपने लक्ष्य की पूर्ति भी ना हो पाए। दूसरा है उत्तरदायी केंद्र एवं नियंत्रण लागतें। उत्तरदायी केंद्र नियंत्रण लागतों से क्या तात्पर्य है कि बजट का संबंध क्या होता है। बजट का संबंध उत्तरदायी केंद्र या उनके नियंत्रण लागतों से होना चाहिए और उनका पूर्व में निर्धारण होना आवश्यक है कि किन किन को अपन उत्तरदायी ठहरा सकते हैं ताकि उससे नियंत्रण में आसानी रहे। उत्तरदायी पर्यवेक्षकों की सहभागिता, जो रेस्पॉन्सिबल जो सुपरवाइजर्स होते हैं, तो जो बजट मान लो विभागाध्यक्षों के द्वारा संबंध तैयार किया जाता है संबंधित विभागों से संबंधित। अब अपन उनकी राय लेकर के अपन बजटों का आमंत्रण करते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी सक्रिय भागीदारी हो जाती है। और जब सक्रिय भागीदारी होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा संस्था को, अपन उनके तालमेल में आसानी रहेगी और उनको अपन कर्तव्य का निर्धारण भी उनका कर सकते हैं। अब है बजट की सतत शिक्षा, मतलब ये क्या है कि बजट निर्माण करने की तकनीक क्या है, ऐसे इसको इजी में नहीं लेना चाहिए, इसको ट्रेनिंग भी विशेष समय समय पर देते कर्मचारी को रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी मान लो त्रुटि हो गई तो उस संस्था को भारी क्षति पहुंच सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सेमिनार्स का आयोजन कराना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कर्मचारी को कि बजट की साल के लिए अपने को संगोष्ठी रख ली ताकि फिर उसमें अधिकारी कर्मचारी को बुलाया कि अपने को बजट तैयार करना है, इस प्रकार से तैयार करना है, कितनी जल्दी तैयार करना है, उस बारे में अपन प्रशिक्षित करेंगे तो संस्था के बजटन में आसानी रहेगी और आंकड़ों की परिशुद्धता बनी रहेगी। समयावधि, समयावधि से क्या तात्पर्य है, बजट जो बनाया जाता है उसमें अपन बजट की परिभाषा में क्या समझा था, पूर्व निर्धारित अवधि, किसी भावी और निश्चित अवधि होना आवश्यक है, चाहे वो वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो, द्विमासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, कुछ भी हो, तो उसमें निश्चित अवधि होनी चाहिए। अगर निश्चित अवधि से संबंधित होगा तो अपने को परिणामों में भी पता चल सकेगा, भाई इस अवधि से संबंधित ये परिणाम है। अगला है उपयुक्त प्राप्य लक्ष्य है।
उपयुक्त प्राप्ति लक्ष्य से क्या तात्पर्य है कि जो संस्था है उसके जो लक्ष्य अपन वो तैयार कर रहे हैं उन लक्ष्यों में क्या होता है कि वो ऐसे होने चाहिए कि प्राप्त करने के लिए हिसाब से हो। अब आपने आंकड़े तो मान लो अगले वर्ष के लिए हम 150% बढ़ा करके सेल करेंगे, 200% बढ़ा करके सेल या सेलिंग करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो वो आंकड़े आपको प्राप्त ही ना हो पाए तो उसी पर निराशा का माहौल हो सकता है। वो सोचेंगे बोले कोई फायदा नहीं है अपने को काम काज करने में। शब्दावली में एक रूपता, जो बजट में जो टर्म काम ली जाती है, चाहे आंकड़ों में अपन ने देखता बजट में रुपीज इन करोड़, रुपीज इन लैख या थाउजेंड, जो भी है, मिलियन बिलियन, तो सबके लिए फिर समानता होनी चाहिए। अब अपन वहाँ तो करोड़ों में कर रहे हैं आंकड़े और विभागाध्यक्ष तैयार करा रहे लाखों में, तो वो परिशुद्धता नहीं हो पाएगी, शब्दों का अर्थ कांत हो जाएगा और लाभों की जगह हानि भी प्रदर्शित हो सकती है। अब है अपवाद। महत्वपूर्ण अपवाद क्या हो सकते हैं? जैसे बजट तैयार करते हैं तो प्रबंधकीय लक्ष्य जो अपने हैं और उनके परिणाम परिकल्पित अंतर से अधिक अंतर हो जाए तो प्रबंधकों का ध्यान देना चाहिए कि उसी अपेक्षित सीमाओं में ही के अंतर्गत आने वाले अंतर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लो कोई अलग अलग विभाग होते हैं, किसी विभाग में अपेक्षित परिणाम नहीं है पे तो उस पर विशेष अपवाद वाला वो जो विभाग है उस पर फोकस करना ताकि अगले वर्ष से उसमें सुधार हो सके। लागत, तो बजट की लागत का हालांकि अधिक उपयोगिता नहीं है क्योंकि बजट तो तैयार ही करना होता है, लेकिन अपनी संस्था के हिसाब से बजट को तैयार करवाना। जैसे जैसे संस्था मान लो छोटी है, कोई गांव में ही है, तो उसमें अब अपन कहेंगे कि जनता में जाकर के सर्वे करेंगे। छोटे अब मान लो आप खुद नहीं, आप वो सर्वे तो खुद ही करता रहता है दुकान पर, बाजार में क्या डिमांड है, पड़ोसी की क्या, कौन से माल की बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से उसको क्या करना चाहिए। छोटी संस्थाओं के लिए अनुपयोगी है वो, इसी प्रकार से बड़ी संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो संस्था के आकार, प्रकार, व्यवहार के आधार पर उनको जो पूर्वानुमान की विधियाँ अपनानी चाहिए जिससे लागत में उनकी न्यूनतम रहे और उससे होने वाले लाभों में प्राप्ति अधिकतम हो। स्टाफ एवं संगठन में स्पष्ट अंतर करना। बजट के माध्यम से क्या होता है, संगठन के रेखा अधिकारी जो लाइन वो होते हैं ना स्टाफ, उनको और उनके अधिकारी होते हैं अधीनस्थ कर्मचारी, उन सब के मध्य स्पष्ट अंतराल होना चाहिए ताकि क्या होता है कि उनके कार्य, अधिकार और दायित्व का निर्धारण संभव हो सके कि उन नियंत्रण में भी प्रमाप तय किए गए उन प्रमापों के अनुसार निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, उसमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन कैसे होता है? मूल्यांकन से तात्पर्य है कि संस्था ने जो प्रभाव तय किए गए थे, बजट के अंतर्गत स्टैंडर्ड तय किए गए, उनके अनुसार क्या प्राप्ति हुई, वह मूल्यांकन में शामिल होता है। तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो फिर बजट बनाने का कोई फायदा नहीं है। कोई संस्था मान लो ये सोचे मेरा ये टारगेट लक्ष्य है, हमारे ये बजट है, अब उस बजट के अनुसार आपने खर्चा नहीं कर दिया, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर दिया, तो फिर आप उसको चुकाओगे कैसे? ऋणों की वृद्धि हो जाएगी, हैं? घर में ही देख लो अपन। तो मूल्यांकन करते रहना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। बजट जो तैयार होता है वो क्या होता है कि अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदित होगा तो क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नॉलेज में रहेगा कि संस्था में ये अपने को इस प्रकार से कामकाज किया है और करना है, और उसके अनुसार अपने पास साधन है कि नहीं है, तो साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन होना चाहिए। बजट लॉचशील होना चाहिए। लॉचशीलता से तात्पर्य, लॉचशील बजट होगा तो फ्लेक्सिबल होगा, तो जो मार्केट में मान लो अचानक कोई पॉलिसी आ गई तो उसके जो अपने विपरीत प्रभाव डाल रही है गवर्नमेंट की, तो उस गवर्नमेंट पॉलिसी के विपरीत होने से क्या होगा, अपने को विचलित नहीं होना। जैसे कोरोना महामारी आ गई अब की बार, कोरोना महामारी के कारण से जो पहले जिसमें अपन जैसे वो सैलून पार्लर वाले हो, उनकी बिक्री एकाएक से रुक गई,
क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तो बॉडी की मसाज करेंगे, टच करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उससे कोरोना संक्रमण का चांस रहते, तो उनका धंधे फेल हो जाता है। उनको किस प्रकार से वो अपने को व्यवसाय के अनुरूप डाल सके, तो ये उसमें लॉसशीलता रहना चाहिए। समंको की सन्निकटता, सन्निकटता से तात्पर्य है किसी भी संस्था के द्वारा जो बजट निर्माण किया जाता है उनके आंकड़ों में ज़्यादा अंतर नहीं हो। ऐसे नहीं कि वो बहुत ही कम आंकड़े, जैसे मान लो अंतर ज़्यादा हो गया, अपने लक्ष्य तो रखा था 200% का और अपन उसका 120% तक भी हासिल नहीं कर पाए, तो वो फिर नकारात्मकता का भाव कर्मचारियों और प्रबंधक वर्ग में आता है। तो ये सब ध्यान में रखना। मतलब इन सब अगर बजट के सिद्धांतों का पालन किया जाता है किसी भी संस्था के द्वारा, तो उस संस्था के प्रबंध के कार्य में कुशलता में वृद्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।